हेलो साथियों, मैं अमित वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो साथियों, सबसे पहले बात आती है कि ऊर्जा क्या होती है। तो साथियों, ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से हम सभी कार्यों को करते हैं। यानी कि वह ऐसी शक्ति जिसकी सहायता से हम सभी कार्यों को करते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करने में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वह शक्ति है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत की। तो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस वस्तु से, जिस स्थान से, ठीक है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो साथियों, आइए देख लेते हैं नोट्स के माध्यम से। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जो हमारी ऊर्जा है ये कई रूपों में पाई जाती है, इसके अनेक रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। साथियों, जो ऊर्जा होती है इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो साथियों, जो हमारी ऊर्जा होती है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या करता है, एक लंबी अवधि तक एक सुविधाजनक रूप से, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हमें ऊर्जा की जो है प्राप्ति करता है, यानी कि हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों एवं कृषि कार्य में। यानी कि जितने भी कार्य हैं हमारे पृथ्वी पर मौजूद, ठीक है, उन सभी को कार्यों को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो साथियों, हम बात करते हैं अब ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। यानी कि वे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता लगेगी कि जो स्रोत है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वह एक उत्तम स्रोत है। कैसा? उत्तम, एकदम मस्त, अच्छा सा स्रोत है, ठीक है, जहाँ से हमें कोई दिक्कत परेशानी के बिना ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि प्रति एकांक द्रव्यमान। जो प्रति एकांक द्रव्यमान है और अधिक कार्य करें। यानी कि आप किसी भी वस्तु का एक हिस्सा लें, ठीक है, एक अंश लें और उसमें अधिक कार्य करे वो, ठीक है, वो एनर्जी क्या करे, अधिक कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक उत्तम स्रोत है। ये ऊर्जा का क्या है, उत्तम स्रोत। केवल एक ही मापदंड को पूरा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, अन्य भी कुछ मापदंड है यहाँ पर। उच्च कैलोरीफिक माप, यानी कि कैसी होनी चाहिए, उच्च कैलोरीफिक माप होनी चाहिए। जहाँ से ऊर्जा का स्रोत है उस ऊर्जा में जो है उच्च कैलोरी वाली ऊर्जा होनी चाहिए। कैसी? उच्च कैलोरी वाली, अधिक क्षमता वाली ऊर्जा होनी चाहिए, एक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ठीक है। तो ऐसा जब होगा तो हम उसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत कह सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस और लागू होनी चाहिए। वो है सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, यानी कि सस्ता हो और सरलता से प्राप्त हो सके, ठीक है, तो उसे हम उत्तम स्रोत का एक लक्षण कहते हैं। भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, यानी कि उसको आसानी से इकट्ठा किया जा सके, और परिवहन यानी कि ले जाने में और लाने आने में जो उसमें कोई खासा दिक्कत ना हो, परिवहन में कैसा हो, आसान हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो। और जिस उस ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे वो प्रयोग करने में कैसी हो, आसान एवं सुरक्षित हो, जान माल का खतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा
जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, प्रयोग करने में आसान हो, ठीक है, तथा सुरक्षित हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। तो ऐसी ऊर्जा के स्रोत को हम उत्तम स्रोत कहते हैं। तो इन लक्षणों को आप याद कर लीजिए, 1 से 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ईंधन पर बात करते हैं कि आखिर ईंधन क्या होता है। तो ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, जो ऊष्मा हमें प्रदान करे और क्या करे, प्रकाश प्रदान करे। कब? जलने पर। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ईंधन। क्या कहलाएगा? ईंधन। ठीक है, तो अच्छे ईंधन के क्या गुण हैं कि अगर हमने मान लो कोई लकड़ी ले ली, ठीक है, लकड़ी को जलाया, ठीक है, उसके बाद धुआं निकला, ऊष्मा निकली, ठीक है, प्रकाश निकला, सब कुछ निकला, लेकिन क्या इसको हम अच्छा ईंधन कह सकते हैं? तो वही देखते हैं कि अच्छे ईंधन के क्या गुण हैं, यानी कि हम एक ईंधन को अच्छा ईंधन कब कह सकते हैं। तो साथियों, पहला होना चाहिए उच्च कैलोरीफिक माप, यानी कि एक द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा दे। कैसी ऊर्जा दे? अधिक ऊर्जा दे, ऊष्मा दे, अधिक प्रकाश दे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एक अच्छा ईंधन कह सकते हैं। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट है अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न ना करे, यानी कि जो अच्छा ईंधन होगा वो कभी भी अधिक धुआं और हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करेगा। और अगर ये कंडीशन लागू होती है तो वो अगर धुआं अधिक देती है और हानिकारक गैसें उत्पन्न करती है तो वह एक अच्छा ईंधन नहीं है। मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, यानी कि अधिक ज्वलन ताप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें एक जो हमारी आग की मान लो कोई मजार बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो उससे आग लगे, ऐसा नहीं है। एक तीली से ही आग लग जानी चाहिए उस ईंधन में, ठीक है, तो उसे हम एक अच्छा ईंधन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होगा उसे हम अच्छा ईंधन कहेंगे। ठीक है, आसानी से जले, ठीक है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, ठीक है, इकट्ठा करने में और ले जाने और लाने में आसान हो, तो ऐसे ईंधन को हम एक अच्छा ईंधन कह सकते हैं। ठीक है, बात जरूर छोटी सी है साथियों, पर ये एग्जाम में जो है 1 से 2 नंबर दिलाती है हमें, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। ठीक है, यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, आप दोबारा से ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सर्च करते टाइम ये वीडियो आसानी से शायद ना मिले, तो इसलिए आप अपने लाइक के ऑप्शन में जाएं, लाइक वीडियोज में जाएं, वहाँ पर आपको ये वीडियो सेफ एवं सुरक्षित मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत बात कर लेते तो ऊर्जा साथियों जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारंपरिक स्रोत, नंबर 2 गैर पारंपरिक स्रोत। तो जो पारंपरिक स्रोत होते हैं जिन्हें हम जो है कई वर्षों से, ठीक है, कई वर्षों से यूज करते आ रहे हैं जिस ऊर्जा के स्रोतों को, उन्हें तो हम कहते हैं पारंपरिक स्रोत। और वैकल्पिक स्रोत जिन्हें हम कभी कभार या अभी जल्दी हाल ही से जो है यूज करने लगे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, जो अधिकांशतः जो है हम इनका उपयोग नहीं करते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोतों को हम, तो साथियों पारंपरिक स्रोत में हमारा आता है जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, जल विद्युत संयंत्र द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, जैव मात्रा या बायोमास के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, तथा पवन ऊर्जा के द्वारा जो है ऊर्जा को प्राप्त करना। तो साथियों इन सभी टॉपिक्स पे हम एक एक करके अभी नीचे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं, सौर ऊर्जा द्वारा, ठीक है, समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय तरंग एवं महासागरीय तरंग के द्वारा जो है ऊर्जा की उत्पत्ति करना, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनको भी हम नीचे एक एक पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है साथियों, तो हम पहले बात करते हैं कि ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं किसे कहते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण में कई वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले ही बताया, जिनका प्रयोग हम लगातार करते चले आ रहे हैं, तो उन्हें तो हम कहते हैं ऊर्जा के
पारंपरिक स्रोत, उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन और बायोमास। तो अब साथियों हम बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म का मतलब होता है जीव प्लस अश्म, ठीक है। तो जीवों के अंश से, किससे, जीवों के अंश से जो ईंधन प्राप्त होता है हमें, उसे हम कहते हैं जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म से प्राप्त ईंधन को हम क्या बोलते हैं साथियों, जीवाश्म ईंधन। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, क्योंकि ये कई वर्षों तक जो जीव हैं मर जाते हैं और सड़ गल के जो है भूमि के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो लाखों वर्षों के बाद ये हमें कोयला, पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण और अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन जो है इसका जो है लाखों वर्षों में उत्पादन होता है और इसका सीमित भंडारण है अपने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि अगर वर्तमान दर से खर्च करें तो अधिकतम 250 वर्षों तक बना रहेगा। तो हमारे भारत देश में जो है विश्व का 6% कोयला पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसे हम खर्च करें तो ये 250 वर्षों तक चल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन को यदि हम जलाएं तो इससे जो उत्पन्न प्रदूषण या हानियां होंगी वो क्या हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। यानी कि जैसे ही हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो जब ये निकलती हैं तो ये किसका कारण बनती हैं, अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, जिससे क्या होता है, जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। जो जल को प्रभावित करती हैं, मृदा को प्रभावित करती है, जिससे मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है और फसल की वृद्धि होना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें फसल की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। और क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है इस पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम कैसे करें। तो इसके क्या उपाय हैं कि हम जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण होता है हमारा, ठीक है, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करें। यदि हम दहन प्रक्रम की जो कार्यशीलता है उसमें यदि वृद्धि कर दें तो क्या होगा, जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण होगा वो कुछ कम देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे आप ईंधन को साथियों धीरे धीरे जलाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही जलाओगे तो क्या होगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, धुआं ज़्यादा होता है। और जब ईंधन को हम तेज़ी से जलाते हैं तो धुएं की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसके दहन प्रक्रम में दक्षता में वृद्धि करके, यानी कि उसका दहन जो है तेज़ी से किया जाए, ना कि धीमे धीमे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। तो कई तकनीक चल रही हैं जिससे हम क्या करेंगे, जो दहन के बाद जो हमारी गैसें उत्पन्न होती हैं उनको जो है वातावरण में पलायन ही ना दें, होने दें, ठीक है। पलायन यानी कि रुकने ना दें, ठीक है, उसको कम कर दें, ठीक है, उसकी नष्टि तुरंत हो जाए, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम जो है जीवाश्म ईंधन से होने वाले जो प्रदूषण हैं उनसे बच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था साथियों कि हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आ गया है हमारा सबसे पहला टॉपिक, तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, जो कि एक पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। साथियों यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन को हमने जलाया और उसे जलाकर जो तापीय ऊर्जा से जो घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा सेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सकें, ठीक है। ये क्या किया जाता है, जो तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ लगे होते हैं, ठीक है, तो ये
कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि आने जाने का खर्च बच सके। ठीक है, कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। तो यदि हम कोयले और पेट्रोलियम को कहीं ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसकी अपेक्षा जो है हम उससे प्राप्त जो ताप विद्युत है उसको ले जाएं तो उसमें जो है खर्च कम होता है, आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र की। तो जल विद्युत संयंत्र से हम कैसे ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। तो साथियों, जल विद्युत संयंत्र में साथियों अभी हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, पहले हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं इसको। जो जल विद्युत संयंत्र होता है, इसमें क्या होता है, एक डैम बना होता है। ठीक है, वहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लगाया जाता है और क्या किया जाता है, गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बांध लगा हुआ है और बांध से ये पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ पर ये जो संयंत्र लगा हुआ है जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, ये जो पानी छोड़ा जाता है तो ये जो टरबाइन जो है स्थितिज ऊर्जा में है, इसको जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये जनरेटर जो है, टरबाइन जब घूमता है, जब टरबाइन तेजी से घूमता है तो क्या होता है, विद्युत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है। किससे संबंधित है, बांधों से संबंध है, क्योंकि जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है। क्योंकि अपने यहाँ जलप्रपातों की संख्या कम है, इसलिए जो है जल विद्युत संयंत्र को अधिकांशतः जो है बांधों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग में क्या है, पानी है। तो जब 3/4 भाग में पानी है तो इसीलिए हमारी जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मांग है, ठीक है, वो किससे पूर्ति की जाती है, जल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जल के द्वारा। और कितनी पूर्ति की जाती है, 25%। ठीक है, 25% ऊर्जा की पूर्ति जो है जल विद्युत संयंत्रों के माध्यम से ही की जाती है। तो इस जल विद्युत संयंत्र के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें पर्यावरण को कोई हानि नहीं, इससे जो है हमारे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये कैसा, एक नई ऊर्जा का स्रोत है, नई प्रकार से। ठीक है, ये जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है। तो क्या हो जाता है, यदि हम बांध बनाते हैं, ठीक है, किस लिए बनाते हैं, ऊर्जा को बनाने के लिए। ठीक है, ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए हम बांध बनाते हैं। इससे और एक फायदा क्या होता है, बाढ़, ठीक है, बाढ़ में रुकावट आ जाती है। ठीक है, बाढ़ नहीं आती है और सिंचाई करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इनकी हानियों के बारे में। तो इससे हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो साथियों, बांधों के निर्माण से जो कृषि योग्य भूमि है तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो बांधों के निर्माण से क्या होता है, जो कृषि योग्य भूमि है तथा जो मानव आवास है डूबने के कारण कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथियों, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बांध जहाँ पे बनाया हमने, मान लो यहाँ पे बांध बनाया तो इससे आगे तो बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन इससे पीछे तो बाढ़ आने की संभावना है ना। तो जो इससे पीछे, बांध से, डैम से पीछे जो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, उसके जो नष्ट होने की संभावना रहती है और मानव आवास डूबने की भी संभावना रहती है। तो जो मानव आवास डूब जाते हैं तो उनको जो है संतोषजनक पुनर्वास की भी समस्या होती है। वहाँ से दूसरे स्थान पर विस्थापित लोगों को स्थापित करने में भी काफ़ी समस्या आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। थर्ड हानि है हमारी, पेड़ पौधे डूब जाते हैं। वनस्पति का जल में डूबने से, जो अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से, तो अवायवीय परिस्थितियों में जब ये पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो क्या होता है, मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करती है। जो क्या करती है, ग्रीन गैस हाउस का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये थी इसकी हानियाँ और लाभ।
तो इनको आप एक एक पॉइंट करके समझ लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चित्र में हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये एक जल कपाट लगा रहता है, ठीक है। जल कपाट क्या करता है, पानी को बांध से आगे नहीं जाने देता है। और जब इस जल कपाट को खोला जाता है तो पानी क्या करता है, तेजी के बहाव के साथ नीचे आता है और ये पानी टरबाइन को घुमाता है। और टरबाइन क्या करता है, जनित्र के माध्यम से जो है हमारी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ठीक है, जल विद्युत के माध्यम से। तो इसे ही हम कहते हैं जल विद्युत संयंत्र। तो साथियों, अब हम बात करते हैं जैव मात्रा, यानी जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में क्या सुधार करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारा जैव मात्रा या बायोमास। तो साथियों, जो जैव मात्रा होता है वो कृषि व जंतु अपशिष्ट होते हैं जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं जैव मात्रा या बायोमास। जैसे कि लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि, तो इन्हें हम बोलते हैं जैव मात्रा या बायोमास। नंबर फर्स्ट है हमारा लकड़ी क्या है। तो लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है, ठीक है, जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लकड़ी क्या है, एक जैव मात्रा का ही रूप है। और जैव मात्रा क्या है, कृषि के लिए जो उपयोगी वस्तुएं हैं व जो जंतु होते हैं उनके अपशिष्टों को हम कहते हैं जैव मात्रा, ठीक है। और लकड़ी क्या है, जैव मात्रा का एक रूप है। अब बात करते हैं इनकी हानियों के बारे में। जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है, कौन, लकड़ी या जैव मात्रा, ठीक है। तो जो जैव मात्रा के जो लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि ये होते हैं, ये क्या करती है, जलने पर बहुत अधिक धुआं करती हैं। अधिक ऊष्मा का ना देना और ऊष्मा को कम प्रकट करती हैं, यानी कि ऊष्मा कम और धुआं ज़्यादा, तो इसलिए ये काफ़ी हानिकारक हो जाती हैं। अतः उपकरणों की तकनीक में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। अब यदि हम लकड़ी से चारकोल बना लेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा के स्रोतों में थोड़ी दक्षता बढ़ जाएगी। तब क्या होगा, तब ऊष्मा ज़्यादा और धुआं कम निकलेगा, ठीक है। तो इस उपस्थिति में हमें हानियों का सामना कम करना पड़ेगा, प्रदूषण का सामना कम करना पड़ेगा। चारकोल कैसे बनता है साथियों, अब बात करते हैं कि चारकोल कैसे बनता है। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से, यानी लकड़ी को हमने वायु की सीमित आपूर्ति में जलाया, इसी को हम कोयला भी बोलते हैं साथियों, ठीक है। ये केवल लकड़ी का होता है, ठीक है। आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते। क्या होता है, उसमें जितने भी जल है और जो वाष्पशील पदार्थ है वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोयला, ठीक है। लकड़ी, ठीक है, और O2 की जो सीमित मात्रा है उसको यदि हम हटा दें तो किसकी प्राप्ति होती है, चारकोल की। किसकी, चारकोल की, ठीक है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि चारकोल जो है वो लकड़ी से काफ़ी बेहतर ईंधन है, क्योंकि यह बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि बिना आग के जलता है, ठीक है। अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, धुआं कम और ऊष्मा अधिक निकलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोबर के उपले के बारे में। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं गोबर के उपले किसे कहते हैं, जिसे आजकल हम आम भाषा में कंडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडे, ठीक है। तो यही है गोबर के उपले, जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ, ठीक है। ये जैव मात्रा का एक रूप है, ठीक है, परंतु ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करना कई हानियों के लिए जो है बढ़ावा देता है। जैसे कि बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, ये भी बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं, और पूरी तरह दहन ना होने के कारण राख का बनना, और ये पूरी तरह से दहन नहीं होते हैं और इनकी क्या बनती है, राख बनती है। क्या बनती है, राख, ठीक है। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। यदि हम तकनीक की सहायता से अगर गोबर का उपयोग करें तो ये क्या करेगा, गोबर गैस संयंत्र से में जो है बनने का एक सस्ता और उत्तम ईंधन बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोगैस क्या होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं बायोगैस। साथियों जितनी भी गैसों का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि जलाने के लिए जो हम LPG गैस का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की बायोगैस है। तो गोबर
फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा बाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। जब क्या होता है, जो जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं हमारे, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप, इस अपघटन के फलस्वरूप क्या होता है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। तो इन गैसों का क्या किया जाता है, इन गैसों को संपाचित्र के ऊपर, अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कहाँ पर है संपाचित्र, तो संपाचित्र के ऊपर जो टंकी बनी है उसमें संचित कर लिया जाता है, जिसे पाइपों के द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। और इन गैसों को उपयोग के लिए किसके, पाइपों की मदद से निकाल लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर क्या है, कर्दमीय काफ़ी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में समाहित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और यहाँ पर ही हमारी लगी है गैस टंकी, ठीक है, क्या लगी है, गैस टंकी लगी हुई है। इससे क्या होती है, गैस निकलती है, इस पाइप की मदद से क्या निकलती है, गैस। आप जैसा कि देख रहे हैं ये है संपाचित्र, क्या है, संपाचित्र। और संपाचित्र के ऊपर जो हमारी टंकी लगी हुई है इसको हम बोलते हैं निर्गम टंकी। और निर्गम टंकी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सभी गैस ये जो संपाचित्र है, इस गैस टंकी में हम गैसों को क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, और यहाँ से हमारी गैसें पाइप के माध्यम से निकाल ली जाती हैं। और इधर साइड में जो निर्गम टंकी है, यहाँ पर हम खाद्य, ठीक है, जितने भी खाद्य होते हैं उनका भंडारण कर लेते हैं, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे खाद्य का भी निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि बायोगैस के क्या क्या लाभ हैं। तो साथियों, जो बायोगैस है हमारी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो जैव गैस है एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मेथेन गैस होती है। जो हमारी जैव गैस है वो काफ़ी उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% मेथेन होती है। जब 75% मेथेन होती है तो ये बिना धुएं के जल सकती है, यानी कि धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, ठीक है। और जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट नहीं बचता। और क्या होता है, जैसे कि कोयले तथा लकड़ी में राख बचती है, इसमें कोई भी अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। और तापन क्षमता का उच्च होना, और ताप की क्षमता भी उच्च होती है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जो भी हमारी बायोगैस है इसका प्रयोग जो है हम प्रकाश के स्रोत में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयंत्र में शेष बची जो स्लरी है, ठीक है, में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, जितनी भी गैसें हैं, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है। जो अभी हमने साइड में बताया था, एक टंकी बनी हुई थी, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, उन्हें हम जो है खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे के ये सुरक्षित उपाय हैं। ये जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे जितने भी बचते हैं, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, जैव गैस भी प्राप्त कर लेते हैं, और खाद्य जो हमारी खेतों में, कृषि में जो उपयोगी खाद होती है उसको भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का ये एक सुरक्षित एवं बहुत ही बढ़िया उपाय है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो साथियों, देखते हैं कि पवन के द्वारा यानी वायु के द्वारा हम ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो क्या होता है, जब सूर्य की विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण, जब सूर्य की विकिरणें निकलती हैं यानी कि सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो क्या होता है, भूखंड जो भी हैं, जितने भी धरती के खंड हैं तथा जलाशय हैं, वो क्या होते हैं, असमान रूप से गर्म हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होती है, वायु में गति उत्पन्न होती है, और वायु तेजी से चलने लगती है तथा पवनों का प्रवाह होता है, और पवन बहने लगती है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जो पवनों की गतिज ऊर्जा है, इसका उपयोग हम पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में कर सकते हैं। तो पहला कार्य है यहाँ पर जल को कुएं से खींचने में, ठीक है। आपने पवन चक्की लगाई और हवा तेज गति से चल रही है, मान लो ये हमारी पवन चक्की, ये हवा तेजी से चल रही है, क्या करेगी, रस्सी को ऐसे खींच, ये घूमता जाएगा और रस्सी को खींचता जाएगा, तो इससे क्या होगा, कुएं से पानी बाहर आ जाता है। अनाज चक्कियों को चलाने में, ठीक है, हम अनाज चक्कियों को भी चला सकते हैं, किससे, पवन ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। हम एक जैसे कि जल विद्युत संयंत्र में हम
पानी की मदद से टरबाइन को घुमाते थे, यहाँ पर हम जो है वायु की मदद से उस टरबाइन को घुमाएंगे और जनित्र के द्वारा जो है क्या होगी, विद्युत की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है। यदि आप एक अकेली पवन चक्की लगाएंगे तो इससे जो है कोई भी, यदि आप विद्युत उत्पन्न करना चाहते हैं या कुएं से पानी खींचना चाहते हैं तो बहुत ही कम उत्पादन होता है। इसीलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। जब भी पवन चक्की को स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर कई पवन चक्कियों को स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। तो इस स्थान को हम क्या बोलते हैं साथियों, पवन ऊर्जा फार्म बोलते हैं। ठीक है, और जो पवन चक्की होती है इसको चलाने के लिए किस वेग की गति चाहिए, यानी किस वेग से पवन होनी चाहिए, तो पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक है। यदि वेग की गति जो हमारी पवन की गति है वो 15-20 से किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो जो है पवन चक्कियों को घुमाने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ है ये पर्यावरण के लिए हितैषी है, यानी कि कोई भी हानि पर्यावरण को नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। ठीक है, ये नई प्रकार से ऊर्जा को उत्पन्न करने का एक उत्तम स्रोत है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत ना होना। तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बार बार खर्चा या लागत नहीं लगती है। ठीक है, एक बार पवन चक्की लगाइए और विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, पवन ऊर्जा की क्या क्या सीमाएं हैं वो भी देख लेते हैं और यही होगा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जो वैकल्पिक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पवन ऊर्जा की सीमाएं देखते ही हम आज का पाठ समाप्त करेंगे। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जो सीमाएं हैं इसकी कमियां हैं, खामियां हैं। क्या खामियां हैं कि इसके लिए आपको अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है और लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की आपूर्ति होना, यानी कि 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा से वायु का चलना भी अति आवश्यक है। यदि हवा नहीं चलती है तो कोई भी काम नहीं बन सकता, तो इसलिए ये इसकी एक कमी के रूप में उभरती है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, जो प्रारंभिक लागत है वो अत्यधिक होती है, फिर इसके बाद इसमें कोई खास लागत नहीं लगती है। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, जो पवन चक्की के ब्लेड हैं उनकी जो प्रबंधन लागत है, ठीक है, वो काफ़ी अधिक होती है। और जो हमारा डेनमार्क है उसको पवनों का देश कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पवनों का देश किसे कहते हैं, तो पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। किसे कहते हैं साथियों, डेनमार्क को हम पवनों का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। जो हमारा भारत देश है ये पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने में इसका 5वां रैंक है। ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। जो हमारा तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी के निकट एक भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म है, ये जो है 380 मेगावाट, कितनी 380 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।